इस वीडियो में हम लोग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे। हम लोग ऑलरेडी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ मैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने बताया था कि अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फीडबैक सिस्टम यूज होगा, यानी कि एक कनेक्शन होगा किसी कंपोनेंट्स के थ्रू आउटपुट और इनपुट टर्मिनल में, तो उसको हम लोग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, और उस कंपोनेंट्स को फीडबैक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। In this configuration, a feedback components is connected between input and output terminal। वही चीज़ अभी मैं बोल रहा था कि इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में एक फीडबैक कंपोनेंट कनेक्टेड होता है। अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इस स्टेटमेंट को देख लिया जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जनरली निगेटिव फीडबैक इज यूज्ड व्हेन एन ओप-एम्प यूज एन एम्पलीफायर। जनरली जो निगेटिव फीडबैक होता है ना, वो यूज किया जाता है जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन एम्पलीफायर जब आप यूज करते हो। ठीक है, दो तरह का फीडबैक होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जब एम्पलीफायर का बेटर स्टेबिलिटी का बात आता है, जब एम्पलीफायर को बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ पे निगेटिव फीडबैक यूज करेंगे। आगे मैं और बताऊँगा कि निगेटिव फीडबैक कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। वही यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिखा भी है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी टू एम्पलीफायर सर्किट। एक अच्छा स्टेबिलिटी देता है, उसका गेन को कांस्टेंट रखता है। अगर किसी एम्पलीफायर का गेन कांस्टेंट रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो ज़्यादा स्टेबल एम्पलीफायर है। अब देखते हैं कितने तरह का क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसे ओपन लूप 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता था, वैसे ही क्लोज लूप का भी 3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। पहले को हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं, दूसरे को नॉन इन्वर्टिंग और तीसरे को डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। तो देखिए वन बाय वन अब एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में डील करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इसका नाम क्यों पड़ा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है उस पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। जिस सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना है, सपोज करो कि ये V1 इनपुट वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, जिसको एम्पलीफाई करना है, उस V1 को आपने अप्लाई किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इस कॉन्फ़िगरेशन में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड होता है। क्लियर है? वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन द सर्किट इनपुट वोल्टेज V1 इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू द सीरीज रेसिस्टेंस R1। ये सीरीज रेसिस्टेंस R1 है जिसके थ्रू V1 वोल्टेज अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ग्राउंडेड। ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्राउंडेड होता है। इन्वर्टिंग टर्मिनल को माइनस है और नॉन इन्वर्टिंग को प्लस है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ पे ग्राउंडेड है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज V0 इज फेड बैक टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू द फीडबैक रेसिस्टेंस RF। कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जो है इसको फीडबैक किया जा रहा है, इनपुट में फीड किया जा रहा है थ्रू द रेसिस्टेंस RF। मैं बता भी चुका हूँ कि ये जो RF होता है यही आपका फीडबैक कंपोनेंट्स होता है, जो कि आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसी को हम लोग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर इस RF को अगर रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, तो फिर ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। यहाँ पे इस सर्किट सिंबल में A लिखा हुआ, A रिप्रेजेंट कर रहा है इसके वोल्टेज गेन को, ये गेन ऑफ ऑप-एम्प है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो फीडबैक सिस्टम यूज़ किया गया ये निगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव फीडबैक है। तो ये जो फीडबैक है ये निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो आउटपुट टर्मिनल का कनेक्शन है RF के थ्रू, ये जो टर्मिनल कनेक्टेड है या ये जो फीडबैक कंपोनेंट्स कनेक्टेड है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर निगेटिव से कनेक्टेड है। अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड होता, अगर RF इस तरीके से इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल में कनेक्टेड होता तो शायद इसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें गेन का वैल्यू बढ़ जाता है, बट निगेटिव फीडबैक में गेन स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये जो सर्किट्स है यही इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और भी कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं।
इसका वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि अगर सपोज करो कि ये नोड बी है और ये ग्राउंडेड है, यानी कि जीरो पोटेंशियल। ग्राउंडेड होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू जीरो होगा, यानी कि वी का वैल्यू 0 वोल्ट होगा। तो यहाँ का जो वोल्टेज होता है वही इस बी का भी नोड ए का भी वोल्टेज होता है। तो इस नोड पे जो वोल्टेज होगा VA होगा और इसका वैल्यू 0 होगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि II का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से कोई करंट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के बीच में फ्लो नहीं होता। ये सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वर्चुअल ग्राउंड में पढ़ चुके हैं हम लोग। एक चीज़ और वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे कि जो करंट I1 है, ये जो करंट I1 फ्लो हो रहा है R1 के थ्रू, ये करंट, यही सेम करंट RF के थ्रू फ्लो होता है। यानी कि करंट जो है V1 से चलेगा, ऐसे नोड A पे जाएगा और नोड A से RF की तरफ फ्लो हो जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि, या आप बोल सकते हो कि I1 जो है वही IF है। I1 इक्वल टू आप यहाँ पे IF भी लिख सकते हो। तो जब भी गेन का वैल्यू और आउटपुट वोल्टेज का फाइंड आउट करना हो, अगर आपको फार्मूला पता नहीं हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ये दोनों वैल्यू। आप इवन न्यूमेरिकल भी बना रहे होगे तो मेरा कॉन्सेप्ट सीख लो, उस कॉन्सेप्ट से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तो फिलहाल हम लोग डेरिवेशन करेंगे फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए, बट आप न्यूमेरिकल भी उस कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। चलिए देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करो कि KCL अप्लाई करो। KCL अप्लाई करोगे, किरचॉफ्स करंट रूल अप्लाई करोगे इस नोड पे, चाहे इस नोड का जो भी नाम हो, इसके नाम से मतलब नहीं है, इस वाले नोड पे आप KCL अप्लाई करो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड A। ठीक है, अब इस नोड का कुछ भी नाम हो सकता है, A B C X Y Z कुछ भी। ठीक है, तो इसी नोड पे अप्लाई करना है, इस नोड पे नहीं अप्लाई करना है। तो इसका नोड A नाम है तो हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। और जब KCL अप्लाई करते हो तो KCL का रूल्स होता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इसमें इनकमिंग करंट देखेंगे, इस नोड पे इनकमिंग करंट एक ही है I1, तो लिखेंगे I1 इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे दो आउटगोइंग करंट है, एक IF इस नोड से जा रहा है इसलिए इसको आउटगोइंग करंट बोलेंगे, और दूसरा II जा रहा है इधर। दो आउटगोइंग करंट है IF एंड II, बट II का वैल्यू 0 है इसलिए सिर्फ हम लोग IF लिखेंगे। सो ये KCL का कॉन्सेप्ट हो गया। ये इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो गया, I1 इक्वल टू IF हो गया। अब इस I1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि I1 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो I1 जो है ये V1 और नोड A के बीच में फ्लो हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फ्लो हो रहा है। तो I1 का वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, V1 माइनस VA डिवाइडेड बाई R1 लिखेंगे। क्लियर है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। दो पॉइंट के बीच में जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है उन दोनों पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस लिखते हैं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो ये I1 यानी कि करंट का वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही IF जो है नोड A और इस पॉइंट के बीच में फ्लो हो रहा है, तो IF का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, VA, ये VA इसलिए क्योंकि नोड A पे वोल्टेज आपका VA है, VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई
RF, यानी कि इन दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस है RF है। तो ये I1 का वैल्यू हो गया और ये वैल्यू IF का हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे जो VA का वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी कि इस नोड A पे जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि VA का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग लिखेंगे वेयर VA इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ VA है वहाँ पे वैल्यू पुट करो। VA का वैल्यू 0 पुट करोगे तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू, वापस यहाँ पे VA है तो यहाँ पे भी 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF। ये इक्वेशन आ गया। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसको लिख सकते हो V1 बाई R1 इक्वल टू माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF। क्लियर है, ये इक्वेशन आ गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, V0 बाई V1 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से V1 को इस साइड लेके आओगे तो ये आ जाएगा और RF को इधर भेजोगे तो RF डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू माइनस V0 डिवाइडेड बाई माइनस V0 और ये V1 आ जाएगा इधर तो ये V1 हो जाएगा। क्लियर है, इसको ऐसे लिख लो V0 बाई V1 इक्वल टू माइनस RF बाई R1। और ये आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज का रेशियो हो गया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये आउटपुट वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज है। और आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को हम लोग गेन बोलते हैं, यानी कि ये गेन का वैल्यू आ गया। इस रेशियो के बदले हम लोग A लिख सकते हैं, A इज़ द वोल्टेज गेन, सो वी विल राइट A भी रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज गेन वैल्यू। सो दिस वैल्यू विल बी माइनस RF बाई RA, यानी कि इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आ गया ये माइनस RF बाई RA। अब देख सकते हो ये माइनस RF बाई R1। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। गेन का जो वैल्यू होता है फीडबैक रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई R1, यानी कि इनपुट रेसिस्टेंस कर दोगे तो यही इसका गेन आ जाएगा। क्लियर है, तो ये वैल्यू याद रखोगे। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर दिया हुआ हो 10 किलो ओम और इसका वैल्यू दिया हो 5 किलो ओम और आपसे गेन पूछ लिया जाए। तो कुछ नहीं करना, आउटपुट फीडबैक रेसिस्टेंस और इनपुट रेसिस्टेंस का रेशियो निकाल लोगे। अब एक चीज़ और फाइंड आउट करना है, हम लोग को ये देखना है कि V0 का वैल्यू कितना होगा, इस V0 का वैल्यू क्या होगा इस सर्किट्स में। तो चलो ये जो इक्वेशन है इसका हेल्प लेते हैं। ये वैल्यू आया है आपका V0 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टू माइनस RF बाई R1। क्लियर है, यहाँ से आपको V0 का वैल्यू निकाल लेना है। V0 इक्वल टू आ जाएगा V1 इंटू माइनस RF डिवाइडेड बाई R1। क्लियर है, ये आपका गेन हो गया। तो ये वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो V1 इंटू A, ठीक है, यानी कि इनपुट वोल्टेज इंटू गेन आपको आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू आ जाता है। ऐसे भी आप लोग शुरू से भी जानते हो कि गेन आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू होता है गेन इंटू इनपुट वोल्टेज होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू होता है गेन इंटू इनपुट वोल्टेज। सो यही रेशियो आ गया। ये दोनों वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू और ये वैल्यू VVI है। यहाँ से एक चीज़ हम लोग को और देखना है कि अगर गेन का वैल्यू वोल्टेज गेन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, AV का वैल्यू माइनस RF बाई R1 आ रहा है, तो इस निगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन निगेटिव आने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, देखो इसको मैं लिख के भी बताया हूँ, निगेटिव वैल्यू ऑफ गेन रिप्रेजेंटिंग द फेज इन्वर्सन ऑफ आउटपुट सिग्नल। कह रहा है कि अगर गेन का वैल्यू आपका निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फेज इन्वर्सन हो रहा है। फेज इन्वर्सन का मतलब क्या है कि अगर आप पॉजिटिव सिग्नल दोगे, यहाँ पे इनपुट आपका V1 का वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटपुट आपका निगेटिव आएगा, या फिर इनपुट आपका निगेटिव है तो आपका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसको हम लोग फेज इन्वर्सन बोलते हैं। साथ ही साथ कुछ और नोट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। दिस सर्किट कैन बी यूज एज साइन चेंजर व्हेन द गेन इज 1। अगर गेन का वैल्यू 1 आ रहा है तो इसको हम लोग साइन चेंजर बोलेंगे। अगर गेन का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे देखोगे अगर इस गेन का वैल्यू 1 आएगा तो इसको हम लोग साइन चेंजर बोलेंगे।
कैसे साइन चेंजर बोलेंगे? अच्छा, एक मिस्टेक है यहाँ पे माइनस छूट गया था, इसका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस RF बाई R1 को A लिखेंगे और ये साइन आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, A का वैल्यू 1 जब आ जाएगा तो इस केस में क्या होगा, V0 जो होगा वो माइनस V1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका आउटपुट वोल्टेज माइनस V1 के बराबर आ रहा है, यानी कि आपका कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के बराबर हो रहा है, सिर्फ आउटपुट का वैल्यू जो है वो निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए इसको साइन चेंजर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द रेशियो ऑफ V0 बाई V1 और AV, इसी को रेशियो को AV बोलते हैं, इज ग्रेटर दैन यूनिटी देन सर्किट इज कॉल्ड स्केल चेंजर। अगर गेन का वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो ये फिर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा और इसको स्केल चेंजर बोलेंगे, यानी कि आउटपुट का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आएगा इनपुट से। क्लियर है? अब एक दो इसका न्यूमेरिकल हम लोग करके देखते हैं, एक दो एग्जांपल करके देखते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। ये कोई इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट दिया गया है और देखते हैं क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें। एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शोन इन फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 एंड V0 वेयर द इनपुट वोल्टेज V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। कह रहा है क्या कि ये जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट्स है इसमें V1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 वोल्ट। क्लियर है? 1 वोल्ट दिया हुआ और हम लोग को डिटरमाइन करना है, सोल्यूशन में देखोगे I1 का वैल्यू और साथ ही साथ V0 का वैल्यू। तो I1 का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे? तो I1 का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। अगर इस पॉइंट का वोल्टेज और इस नोड का वोल्टेज पता हो तो हमारा I1 का वैल्यू निकल जाएगा। I1 का यहाँ पे अगर वैल्यू लिखोगे तो लिखोगे V1 माइनस दिस वोल्टेज, तो यहाँ का तो इसको नोड A मान लो, इसको नोड A, और इस पे जो वोल्टेज होगा वो VA होगा, यानी कि V1 माइनस VA डिवाइडेड बाई यहाँ पे R1। क्लियर है? और VA का वोल्टेज कितना होगा? तो वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं कि इस नोड का वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि इस नोड का वोल्टेज 0 है। तो यहाँ का वोल्टेज 0 होने का मतलब क्या है कि VA का वैल्यू यहाँ पे 0 है। सो I इक्वल टू हो जाएगा V1 बटा R1। अब 1/1 वैल्यू पुट करो और I1 का वैल्यू फाइंड आउट करो। V1 का वैल्यू हो जाएगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू है 5 किलो ओम। 5 किलो ओम को अगर ओम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 × 5 × 10⁻³ लिखेंगे। क्लियर है? और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/5 को 0.2 लिखेंगे और 10⁻³ ये चला जाएगा -3, यानी कि I का वैल्यू इतना आ गया और इस 10⁻³ को हटाओगे तो 0.2 मिली एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि I1 का वैल्यू इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर दिया। अगर इसी क्वेश्चन में IF का भी वैल्यू फाइंड आउट करना रहता तो ऑब्वियसली I1 जो होगा IF के बराबर होता, तो उस केस में 0.2 मिली एम्पियर ही होता। बट चलो V0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है नेक्स्ट। तो V0 का वैल्यू देखते हैं। V0 का वैल्यू क्या होगा? तो ऑलरेडी V0 का फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं कि माइनस RF बाई R1 इंटू V1 होगा, यानी कि ये गेन इंटू इनपुट रेसिस्टेंस हो गया। ये इसका गेन होता है, ये इसका इनपुट रेसिस्टेंस होता है, या फिर KCL भी लगा के इसको बना सकते थे। चलो कोई बात नहीं है, अभी हम फार्मूला से बता रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस हम KCL से भी बता देंगे। तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा? RF का वैल्यू हो गया 20 किलो ओम माइनस 20 किलो ओम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम इंटू V1 का वैल्यू कितना हो गया? तो V1 का वैल्यू हो गया 1 वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -4 वोल्ट, -4 वोल्ट, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ हम लोग करना भूल गए हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जैसे KCL लगा के हम लोग गेन, और देखोगे ये हम लोग गेन का वैल्यू और आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट किए वैसे ही ये इसको हम लोग फर्स्ट मेथड बोल देते हैं, एक मेथड और है जिस मेथड से आप इसका गेन और आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो ठीक है, मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ कि वो क्या मेथड होगा। ठीक है,
सेकेंड मेथड में वापस से वही सर्किट ले लेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बस मैं आप लोग को इसका गेन का ए का वैल्यू और वी नॉट का वैल्यू डिराइव करना सिखा देता हूं। तो ये सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई नहीं करेंगे, केसीएल ऑलरेडी पहले वाले मेथड में अप्लाई करना सिखा दिए हैं। यहाँ से I1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, I का वैल्यू देखते हैं क्या होगा। तो I का वैल्यू भी हम फाइंड आउट करना सिखा दिए हैं, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, और इस नोड का वोल्टेज VA होता है जो कि 0 वोल्ट होता है। तो आप डायरेक्टली I का वैल्यू लिखो V1 माइनस VA डिवाइडेड बाई R1। क्लियर है, VA का वैल्यू तो 0 होता है, तो इसको लिख सकते हो V1 बटा R1। मैंने यहाँ पे V1 का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो I1 का वैल्यू आ गया V1 बाई R1। यहाँ पे जो अब वोल्टेज होगा जब यहाँ पे I करंट फ्लो होगा इस RF से, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसका नाम हम दे देते हैं VR। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस सर्किट्स में V0 का वैल्यू VR के बराबर होता है। V0 इस टर्मिनल का वोल्टेज है, और यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो ये वोल्टेज हम बताएं कि किसी एक पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज मेजर करने के लिए उस नोड और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज देखना होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये वर्चुअल ग्राउंड से हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये वाला पॉइंट ग्राउंड होता है, और इसके बीच में रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है। रेसिस्टेंस जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो VR इक्वल टू V0 या V0 इक्वल टू VR भी लिख सकते हो से। और VR का वैल्यू कितना होगा, अगर यहाँ पे इसका वोल्टेज निकालें VR का वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं I इंटू RF, ऐसे लिखना चाहिए था IF इंटू RF। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं यहाँ ये करंट और यहाँ का IF करंट ये दोनों सेम होता है, सो आप लिख सकते हो I1 इक्वल टू IF। क्लियर है, फिर यहाँ पे फिर से वापस हम लिख रहे हैं VR इक्वल टू V0, और इस IF के बदले I1 लिख रहे हैं, I1 इंटू RF, क्योंकि IF और RF बराबर है इसलिए IF के जगह पे I1। और I1 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाला वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो ये आ जाएगा V1 बाई R1 इंटू RF। इसको और अच्छे से अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1। और इसको अपने मन से या मन से नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, V0 का वैल्यू जो होगा माइनस ये V0 का वैल्यू माइनस VR होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस लगा लो, यहाँ पे भी माइनस लगा लो, तो ये जो वैल्यू आया V0 का ये आ गया फाइनली माइनस RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1। ऐसे भी ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो इसका अगर पॉजिटिव इनपुट लोगे तो आउटपुट निगेटिव आएगा, तो यही वैल्यू आ गया। ऑलरेडी यही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक ना। इसको हम लोग गेन भी बोलते हैं, तो V0 इक्वल टू आ जाएगा गेन इंटू माइनस A इंटू VI, ठीक है। या अलग से सिर्फ गेन का वैल्यू लिखना चाहते हो तो गेन का वैल्यू होता है, गेन का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से गेन का वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस V1 को इधर भेज दो, तो आप क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन को V0, और इधर जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो V0 बाई V1 हो जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस RF बाई R1। और V0 बाई V1 को ही हम लोग गेन बोलते हैं, A भी बोलते हैं, यही इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। आप KCL मेथड यूज करो या ये वाला मेथड यूज करो, दोनों से सेम ही चीज़ आता है। एक और न्यूमेरिकल हम लोग करके देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास एक, ठीक है। देखो, एन आइडियल ओपन सर्किट इज गिवन बिलो, एक आइडियल ओपन सर्किट गिवन है, डिटरमाइन A में फाइंड आउट करना है I1, B में V0 और C में IL। देखते हैं IL यहाँ पे फ्लो हो रहा है, IL और I0, यानी कि 4 वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो I1 और V0 वैल्यू तो अभी फाइंड आउट करना सीखे हैं, ठीक है। तो I1 का वैल्यू पहले फाइंड आउट करो, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ये नोड A मान लो, इसका वोल्टेज VA हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं V1 का वैल्यू है 2 वोल्ट माइनस इसका वोल्टेज हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 6 किलो ओम। इसको सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू पावर और आ जाएगा 3। क्लियर है, तो 2/6 हो जाएगा,
2/6 का वैल्यू हो जाएगा 0.33 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 0.33 मिली एम्पियर। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है बी में V0 का वैल्यू। तो V0 इक्वल टू ऑलरेडी जानते हैं -RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1। आप फार्मूला लिखा करो, फार्मूला लिखोगे तो फिर आपको फार्मूला याद हो जाता है। RF का वैल्यू देखो 12 किलो ओम दिया हुआ है, 12 किलो ओम डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू माइनस लिखेंगे, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 6 किलो ओम, 6 किलो ओम लिख लेते हैं, इंटू V1 वैल्यू कितना है 2 वोल्ट है। इसको सॉल्व करोगे किलो ओम कट जाएगा और ये आ जाएगा 2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा -4 वोल्ट। ये एक आंसर हो जाएगा। और पॉजिटिव इनपुट है तो निगेटिव आउटपुट आ रहा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ऑब्वियसली ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तीसरा वैल्यू देखते हैं सी में क्या फाइंड आउट करना है। सी में हम लोग को IL का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे IL कितना हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज इस RL के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V0 होगा, क्योंकि ये V0 और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है। तो V0 RL के क्रॉस जो वोल्टेज या V0 जो वोल्टेज होगा RL के क्रॉस होगा। तो RL के क्रॉस IL फ्लो हो रहा है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग V0 डिवाइडेड बाई करंट इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज बटे रेसिस्टेंस। तो वोल्टेज हो जाएगा V0 और रेसिस्टेंस हो जाएगा RL। और V0 का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए हैं -4 वोल्ट डिवाइडेड बाई RL का वैल्यू है 10 किलो ओम। इसको सॉल्व करो, -4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ क्लियर है। और इसको -4/10 को लिखेंगे 0.4, तो ये आ जाएगा -0.4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और इस -3 को लिखेंगे हम लोग मिली एम्पियर, यानी कि -0.4 मिली एम्पियर IL का वैल्यू आ गया। चौथा वैल्यू देखते हैं। चौथा वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है I0। तो सबसे पहले तो करंट का आपको डायरेक्शन देखना होगा कि I0 का वैल्यू का डायरेक्शन क्या है। तो इस नोड पे 3 करंट आ रहा है और यह जा रहा है। एक I करंट आ रहा है, I0 यहाँ से जा रहा है और IL यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे KCL लगा लेंगे। KCL लगाने से आपका काम बन जाएगा। अप्लाई KCL एट नोड, इसको कुछ नोड दे देते हैं, नोड B नाम दे देते हैं। इस नोड पे KCL लगाओगे तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो जाएगा। तो इसका आउटगोइंग करंट I0 है और इनकमिंग करंट क्या है, तो ये है I प्लस IL। बस इतना ही करना था। I का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। I1 जो होगा वही I वैल्यू होगा। ये दोनों करंट सेम होता है, वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से ऑलरेडी वैल्यू ये फाइंड आउट किए हुए हैं हम लोग। कितना फाइंड आउट किए हैं, I का वैल्यू 0.33 मिली एम्पियर प्लस IL का भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। IL का वैल्यू 0.4 मिली एम्पियर है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, इसका माइनस वैल्यू नहीं लेंगे। ऑलरेडी ये दोनों करंट सम होगा, तो ये दोनों करंट कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लो तो 0.73 मिली एम्पियर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। समटाइम्स रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कोई एक रेसिस्टेंस दिया रहता है, दूसरा रेसिस्टेंस मिसिंग रहता है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, या फिर इसके गेन के वैल्यू को भी फाइंड आउट करना रहता है। तो अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली इसको कर सकते हो। थोड़ा सा इसका डेरिवेशन खुद से कर लेना तो आपको अच्छे से आ जाएगा ये टॉपिक। अगला टॉपिक हम लोग नॉन इन्वर्टिंग का पढ़ेंगे। उसमें भी हम लोग वोल्टेज गेन और आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना सीखेंगे।